स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग बना मूक दर्शक, कांग्रेस का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी केस में केंद्र को फिर से क्लियर किया, हम नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों की डिमांड बढ़ी। एक और बड़ी अपडेट, निकाय चुनाव में नई रणनीति से मैदान में उतरेगी सपा, सिंबल पर लड़ेगी चुनाव, मैदान में उतरेंगे प्रभारी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग बना मूक दर्शक, कांग्रेस का आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात में मतदान के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बता दें कि इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर इस मामले में मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की ओर से वोट डालने और उसके बाद अपने भाई के घर पैदल चलकर जाने को रोड शो करार दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने मतदान के दिन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसा माहौल तैयार किया, जबकि उस दिन किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंध होता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी ने मतदान के दौरान 2.5 घंटे का रोड शो किया, मीडिया उसे लाइव दिखाने के लिए मजबूर है, लेकिन क्या चुनाव आयोग भी मजबूर है? बता दें, हालांकि बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी अहमदाबाद में मतदान के लिए सिर्फ 7 से 10 मिनट तक पैदल चले होंगे। खेड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग न कुछ सुनता है और न कुछ देखता है। जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तब मोदी का रोड शो सभी चैनलों पर लाइव दिखाया जा रहा था, और जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तब उन्होंने एक रोड शो किया। चुनाव आयोग पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां चुनाव आयोग के इन उल्लंघनों के सामने मूक दर्शक बनी रहने के लिए माफ़ नहीं कर पाएंगी। बता दें कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में उसने चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर चुनाव के दिन रैली करते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? उन्हें शायद 100 में से 100 अंक मिल जाएं, लेकिन क्या ये उचित है? इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग का काम है, राजनीतिक दलों के रूप में हम सभी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से 100% सहमत हूं कि चुनाव आयोग के चयन में नामांकन प्रक्रिया होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इन दिनों कुछ याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, जिनमें चुनाव आयोग के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था तैयार करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह साबित नहीं किया जा सकता है कि ये एक रोड शो था। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी केस में केंद्र को फिर से क्लियर किया, कहा हम नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा की गई नोटबंदी के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हम इस मामले को केवल इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह आर्थिक नीतियों से संबंधित है, चूँकि इससे आम जनता का सीधा जुड़ाव है। इसलिए हम हमेशा इसकी जांच कर सकते हैं कि नोटबंदी का फैसला किस तरह से लिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नोटबंदी में लागू की गई नीतियों की ठीक तरीके से लागू किया गया कि नहीं, इसकी जांच करना अदालत का अतिरिक्त है। बता दें कि 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के चलन से बाहर करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों में आरबीआई के विवाद को खारिज करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा है कि अदालत नोटबंदी के फैसले के गुणों पर नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये एक आर्थिक फैसला है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ बांध कर बैठे रहेंगे। हम हमेशा इस बात की जांच कर सकते हैं कि आखिर उस फैसले को किस तरह से लिया गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से नोटबंदी के निर्णय का बचाव करते हुए वकील जयदीप गुप्ता ने जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच के सामने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल तभी होगी जब कोई प्रक्रियात्मक चूक हो, और इस मामले में इस तरह की कोई चूक नहीं हुई है। इस कारण फैसले की न्यायिक समीक्षा सही नहीं है। उन्होंने मामले में दलील देते हुए कहा है कि धारा 26(2) के तहत नोटबंदी को लागू करने में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कोई भी निर्णय संवैधानिक होने पर ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।
इसलिए नोटबंदी को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट के सामने ये भी तर्क दिया कि रिजर्व बैंक ने फैसले को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस लागू करने से किसी का पैसा अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं हो। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों की डिमांड बढ़ी। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल के अनुमान ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में मतगणना के दिन की दिलचस्पी बढ़ा दी है। बता दें, ज्यादातर सर्वे में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है, जिसमें थोड़ा भी वोट शेयर इधर से उधर रहने पर नतीजे बिल्कुल ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। बता दें, ऐसे में यदि त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आई तो निर्दलीय विधायक ही सरकार बनाने में अहम रोल निभाएंगे। जाहिर है कि इस वजह से जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों की पूछ अभी से बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवारों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसे उम्मीदवार अभी अपने सियासी पत्ते पूरी तरह खोलने के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं और 8 दिसंबर के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कह रहे हैं। आए कुछ एग्जिट पोल के नतीजों ने त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बदली हुई परिस्थितियों में कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से ही संपर्क किए जाने का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 एमएलए का समर्थन चाहिए। लेकिन सोमवार को आए कुछ एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि असली नतीजा 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही मिलेंगे। बागी उम्मीदवारों ने किया दोनों दलों से संपर्क किए जाने का दावा। बता दें कि वोटिंग के बाद जो अलग अलग एग्जिट पोल हुए हैं उसमें राज्य में बीजेपी को 24 से लेकर 41 तक सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 20 से 40 सीटें तक जाने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अगर वाकई त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनी तो सत्ता की चाबी निर्दलीय एमएलए के हाथों में जा सकती है। उन्हीं में से कुछ संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों ने दावा किया कि दोनों दलों ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मसलन बीजेपी के बागियों में केएल ठाकुर और मनोहर धीमन ने कहा कि दोनों ही दलों ने उनसे संपर्क किया है। टिकट नहीं मिलने पर ये निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि ये लोग असली नतीजे आने तक अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं। बता दें कि एक और निर्दलीय प्रत्याशी राम सिंह ने कहा है कि वो बागी नहीं बल्कि जनता के उम्मीदवार हैं और किसी के समर्थन देने यह फैसला 8 दिसंबर के बाद करेंगे। हिमाचल में इस बार कुल 91 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन करीब 2 दर्जन पर बागी होने का ठप्पा लगा है, जिनको लेकर आशंका है कि वो अपने अपने दलों के आधिकारिक उम्मीदवारों को वोट में सौंधमारी कर सकते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। हिमाचल में इस बार भाजपा बागियों से बहुत ज्यादा परेशान रही है। ये बात सार्वजनिक भी हो चुकी है और पीएम मोदी का एक बागी को समझाने का कथित ऑडियो भी सामने आ चुका है।